ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे आर्बिट्रेशन एक्ट। अब आर्बिट्रेशन एक्ट की हमने डेफिनेशन देखी, कल हमने थोड़ा सा उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा। वो क्लिप देखा बच्चे आपने? सर वो खोला हुआ था अभी। अभी खोला हुआ था, माशाल्लाह। चलो, ये देख रहे हैं, आपको समझ आएगी ये आर्बिट्रेशन में बेसिकली काम होता कैसे है। वो तो खैर कोर्ट है, लेकिन अगर आप उसको आर्बिट्रेशन के साथ मिलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे किस तरह काम होता है। मेरी जो स्टोरी या बैकग्राउंड था उसके एंड पे देखिएगा। कल मजे की बात आपको मैं बताऊं, कल मैं जब आपको लेक्चर दे रहा था तो मैं क्लास रूम में बैठा हुआ था, और मेरे साथ जो मेरा रूममेट है वो भी मतलब ये फाइनलिस्ट है, उसका MS1 MS2 रह रहा है इस टाइम में। होपफुली वो निकल जाएगा, इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएगा। तो जब मैंने आपको पढ़ाया ना तो लेक्चर खत्म हुआ, 8 बजे शुरू हुआ था, उसने 9 बजे ऑफिस जाना होता है। तो वो 9 बजे उठा तो कहता है यार हाफिज, मैंने कहा जी। कहता है आपके बच्चों को ये याद रहे ना रहे, मुझे ये याद रहेगा बारबीटेरियन सारी जिंदगी। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मेरे बच्चों को याद ही रहेगा, उनको भी नहीं भूलने वाला। खैर, तो यार बेटा, ये स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको बेसिकली यही वो चीजें होती हैं जो आपको एक पूरी जिंदगी के लिए आपको ये अब याद रहेगा, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। सेम इस तरह हम जब कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसकी एक स्टोरी डेवलप करते हैं शुरू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखने को देखा जाए तो भाई हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इस हिसाब से देखें, पेपर पास करने के हिसाब से देखें तो रट्टा मारो जान छोड़ो भाई, क्या इतने लंबे चौड़े आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाना है। लेकिन जस्ट आपको पेपर नहीं पास कराना बच्चे, साथ में आपको ग्रूम भी करना है, आपकी थोड़ी सी मेंटेलिटी को डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। खासतौर पे हिस्ट्री में, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर, हमारे जो मुल्क की हालात है उसके अंदर, और आप थोड़ा इस चीज को एनालाइज करने के काबिल हो, कैपेबल होने के काबिल हो। इसका कैपेबल हो कि आप एनालाइज कर सके अपनी पोजीशन को, कि आप इस मुल्क के अंदर किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? अभी आपने जब क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह, या आपकी आर्टिकल कंप्लीट हो रही है, आपने जॉब में जाना है, आपने बिजनेस में जाना है, तो ये डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जॉब में जाना है या आपको बिजनेस में जाना है। मिसाल के तौर पे किस तरह इंपॉर्टेंट होता है, ये अगर अभी आप देखें, कोविड आया जब, तो जो प्राइवेट जॉब होल्डर थे बेचारों की बढ़ लग गई। मतलब मेरे अपने 2-3 लोग बेचारे बेरोजगार होकर घर बैठ गए थे, और मैं सर्वाइव कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? मैं बिजनेस में था, वो जॉब में थे। तो लिहाजा इस तरह की सिचुएशन को सामने रखते हुए आपने हमेशा फैसले करने होते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। मुझे सिर्फ इसी वजह से अफसोस होता है हमारी जो BMBS निकाल दी गई है, कि वो एक वाइड सब्जेक्ट था जो आपको प्रैक्टिकली इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता था रिगार्डिंग बिजनेस, आपको इंटरप्रेन्योरशिप सिखाता था वो। अगर आपको BMBS आती है ना बच्चे, तो आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल। और लेकिन BMBS निकाल के मुझे नहीं लगता क्या है कि आपने पता नहीं क्यों निकाला उसे, उसे नहीं निकालना चाहिए था। एक सब्जेक्ट ऐड कर देते, MFA का अलहदा से, BMBS नहीं निकलनी चाहिए थी। वो एक वाइड सब्जेक्ट था जो आपको इंटरप्रेन्योरशिप देता है। एंड लिटरली यकीन करें, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि BMBS 100 क्या 110%, 110% जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, उसकी इंप्लीकेशन होती है, उसकी टोटल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। आपको जिंदगी के हर मोड़ पे आपको उसे अप्लाई करना होता है। तो लिहाजा आप का बेशक सब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन एक बार उसे पढ़िएगा जरूर। तो वो मेरा बहरहाल एक रोमांस है, एक अच्छा सब्जेक्ट है और काफी बेहतरीन मजे का सब्जेक्ट था। हाँ, ये और बात है कि वो 100 नंबर की बात उसको नहीं मिल रही थी पूरी। शॉर्ट था, छोटा था, लेकिन पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, तो ये थोड़ा सा इसके साथ एक इशू था। लेकिन बहरहाल यार, उसको सब्जेक्ट एक रहने देते, एडिशन कर देते, उसे ना निकालना चाहिए। तो खैर चले, अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया आसान तो नहीं हुआ, मुश्किल ही हुआ है। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐड भी हो जाता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना था BMBS के कंपैरिजन में उसको। चलो जी, तो हम बेटा बेटी बेसिकली पढ़ रहे थे आर्बिट्रेशन एक्ट, हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी। कल हम देख रहे थे कि अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक क्लॉजेज मौजूद नहीं है तो कुछ इंप्लाइड क्लॉजेज मौजूद होंगी। वो इंप्लाइड क्लॉजेज क्या होती, हमने पहले सबसे पहले पढ़ा कि भाई देखो, हमेशा जब ये क्लॉज मौजूद है आर्बिट्रेशन की, मतलब सिंपल लिखा है कि जी हम अपना फैसला जो है वो आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि सोल आर्बिट्रेटर हम रखेंगे। मतलब हम एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर की तरफ नहीं जाएंगे। मतलब जब भी हमारे दरमियान डिस्प्यूट आएगा तो हम एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर नहीं रखेंगे, सिंपल एक साल की मुकर्रर करेंगे। लेकिन आप एक से ज्यादा रख सकते हो, वो आपको एग्रीमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि आप एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर रखते हो और वो नंबर इवन है, मतलब 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, तो जाहिर सी बात है कि इस सूरत में मेजोरिटी का फैसला जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, और मेजोरिटी इस सूरत में पॉसिबल नहीं है। मतलब इस पे कंफ्यूजन आ सकती है
कोई ना कोई मसला आ सकता है। तो लिहाजा इस केस में इन आर्बिट्रेटर को फिर अपना एक थर्ड अंपायर अपॉइंट करना होगा जो बेसिकली डिसीजन करेगा। इसी तरह कोई भी अगर आर्बिट्रेटर जो है उसको आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर कोर्ट कह सकते हो इसको, इन्होंने अपना फैसला 120 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस के प्रोवाइड करना होगा। इसी तरह अगर कोई आर्बिट्रेटर अपना फैसला टाइम के अंदर नहीं देता या जो वो अपने फैसले के बारे में आगाह कर देता है अंपायर को कि भाई मैं डिस्क्लेमर देने जा रहा हूं, तो भैया क्या होगा, उसको जो अंपायर होगा वो फिर रेफरेंस में इस चीज को नोट करेगा कि फलाना जो आर्बिट्रेटर था, फलाना बंदा था, उसने डिस्क्लेमर दिया या उसने अपना फैसला नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा दैट अंपायर शैल मेक हिज अवार्ड विद इन 2 months ऑफ एंटरिंग एंड रेफरेंस और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज द कोर्ट में अलाउ। कि देखो 120 दिन के अंदर अंदर तो फैसला बहरहाल सुनाना है, ठीक है, मतलब 4 महीने के अंदर तो उसको वाइंड अप करना है कोर्ट को। लेकिन वो कहता है कि 2 months के अंदर अंदर जो अंपायर होगा वो अपना फैसला बता देगा। मतलब अंपायर जो है अपना जो उसका ओपिनियन है वो विद इन 2 months मस्ट प्रोवाइड करेगा। देखो 2 आर्बिट्रेटर थे, इन्होंने तो अपनी ओपिनियन देनी ही देनी है, ठीक है, लेकिन जो अंपायर है उसने भी विद इन 2 months अपना अवार्ड या अपनी ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड करेगा रेफरेंस के अंदर। ठीक हो गया, इसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद द पार्टीज टू रेफरेंस एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर देम शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर टाइमिंग इन कोर्ट सबमिट टू बी examined by the arbitrator or umpire on oath or affirmation in relation to the matter in difference and shall subject। यार ये बहुत ही मुश्किल सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। इसका सादा सा अगर हम मतलब निकालें कि जो भी पार्टी इन्वॉल्व हैं उस आर्बिट्रेशन के अंदर, मिसाल के तौर पे हम इसको हिस्सों में बांट के, हम इसको लाइनों में बांट के इसको एक बार एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वो कहते हैं द पार्टीज टू द रेफरेंस एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर देम, कि भाई पार्टी रेफरेंस से टू द पार्टी से क्या मुराद, कौन कौन सी पार्टी उस रेफरेंस में इन्वॉल्व है। रेफरेंस से क्या मुराद, केस, जब कोई केस आर्बिट्रेशन में जाता है तो उसे रेफरेंस कहा जाता है। जिस तरह अदालत में कोई केस आप करते हो तो उसको रेफरेंस कहा जाता है। तो लिहाजा तमाम पार्टीज जो रेफरेंस से रिलेटेड है, मिसाल के तौर पे उसके अंदर आप 2 पार्टीज जो होंगी, एक क्लेमर होगा, एक डिफेंडर होगा, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम इन कोर्ट सबमिट टू बी एग्जामिन्ड बाय द आर्बिट्रेटर और अंपायर, कि वो अपने आप को सबमिट करेंगी। मतलब मैंने आपके ऊपर केस किया, हमारे 2 के दरमियान मसला हुआ, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो हम आर्बिट्रेशन में चले गए। अब हमारा सबसे पहली लायबिलिटी है कि हम खुद को सबमिट करेंगे, किनको, आर्बिट्रेटर्स को और अंपायर को, ताकि वो हमसे पूछ-गूछ कर सके, हमारी हमसे कोई उन्होंने क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन लेनी है वो हमसे ले सके, कोई हमसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो हमसे ले सके, कोई डीड्स लेने हैं, कोई पेपर लेने हैं, अकाउंट्स लेना है, कुछ भी लेना है वो हमसे ले सके। कैसे, अंडर ओथ, मतलब हमसे वो ये चीजें भी डिमांड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी डिमांड कर सकते हैं, हमसे डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकते हैं और हमसे एक्सप्लेनेशन भी डिमांड कर सकते हैं, और ये सब चीजें हमने अंडर ओथ प्रोवाइड करनी होंगी। तो लिहाजा इस लंबे चौड़े पैराग्राफ का मतलब क्या है, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा इंशाल्लाह, ये 2-1 लाइनों में इसको मैं फिट कर दूंगा अपडेटेड नोट्स के अंदर, जब हमारी रिवीजन चल रही होगी फिर इसको मैं मजीद इनको शॉर्ट करूंगा। अच्छा, तो इसमें यहाँ कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जितनी भी पार्टीज हैं एक रेफरेंस के अंदर, मतलब डिफेंडेंट होगा, क्लेमेंट होगा, हम 5 पार्टनर हैं तो पांचों के पांचों पार्टनर हम खुद को सबमिट करेंगे, किनके सामने, अंपायर के सामने, आर्बिट्रेटर्स के सामने। किस लिए, ताकि वो हमसे अंडर ओथ एक्सप्लेनेशन ले सकें, डॉक्यूमेंट ले सकें, पेपर ले सकें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी जो है वो हमसे डिमांड कर सके। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट है बच्चे? यस सर। ओके, उसके बाद बेटा जो फैसला आना है आर्बिट्रेशन कोर्ट का, या आर्बिट्रेटर्स ने जो फैसला देना है, जो अवार्ड देना है, शेल बी फाइनल, वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। मतलब फिर ये कोई नहीं खड़ा होगा कहते यार मैं इसको नहीं मानता, नहीं। हमने शुरू में देखा था कि जो आर्बिट्रेटर होता है, बीएमबीएस में ये चीज लिखी हुई थी कि उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो कोई फैसला सुना सके और वो फैसला बाइंडिंग होगा। अगर फैसला बाइंडिंग नहीं है उसका तो वो फिर आर्बिट्रेटर नहीं है, वो कंसिलिएटर हो सकता है, वो मिडल मैन हो सकता है, मीडिएटर हो सकता है, लेकिन वो आर्बिट्रेटर नहीं होगा। आर्बिट्रेटर कौन सा शख्स है, ये वो शख्स है
जो जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो एक्सप्लेनेशन ले सके, वो फैसला दे सके और उसका फैसला बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग से मुराद है लागू होगा, लाजमी होगा, पाबंद होंगे उसके ऊपर। ठीक हो गया? तो जो फैसला होगा आर्बिट्रेट कोर्ट का वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। क्लियर है? जी सर। अच्छा, जो रेफरेंस की कॉस्ट होगी वो कौन पे करेगा? जारी बात है, रेफरेंस फाइल करना है आपको, मे भी हो सकता है वकील की रखने पड़े, उनकी कोर्ट के खर्चे वगैरह, तो कॉस्ट कौन पे करेगा? द कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस एंड रिवार्ड शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द आर्बिट्रेटर और अंपायर हु मे डायरेक्ट टू एंड बाय होम एंड इन व्हाट मैनर सच कॉस्ट और एनी पार्ट देयरऑफ शैल बी पेड। तो भैया क्या कि कॉस्ट किसने बेयर करनी है? मतलब अब एक पार्टी क्लेमेंट होगी, एक डिपेंडेंट होगी, तो ये आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे कि किसने कॉस्ट बेयर करनी है, इसका खर्चा बेयर करना है। क्या वो सारा एक बंदे पे भी डाल सकते हैं? अगर पांचों के पांचों क्लेमेंट हैं तो पांचों के पांचों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा जो भी कॉस्ट होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी डिवीजन जो होगी वो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे। ये उनकी डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन से मुराद होता है बेटा उनकी पावर है या उनकी अथॉरिटी है आर्बिट्रेटर्स की, कि वो डिसाइड करके बताएंगे कि इस केस की कॉस्ट जो है वो कौन और कितनी बर्दाश्त करेगा। क्लियर है बेटा ये प्रोविजन? जी सर। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये वाली है। ये टॉपिक है, अगर क्वेश्चन आना है तो वो इसी में से ही बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, तो ये तो है वो प्रोविजन जो, अगर देखो मेरी बात सुनो, ये वो प्रोविजन है इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट के अंदर आपने इनसे रेलेवेंट कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की, आप इनसे रेलेवेंट डिफरेंट चीजें लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे आप एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर रख सकते हो, लेकिन अंडर एग्रीमेंट लिख रहा होगा। अगर नहीं लिखा तो भैया ये इम्प्लाइड वो क्या कहते हैं प्रोविजन है जो अप्लाई होंगी तमाम पर्सन के ऊपर। अच्छा, एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। देखो एक तरीका कार ये होता है, इसका क्या मतलब है इसको समझ ले थोड़ा सा। कि देखो आपकी और मेरी पार्टनरशिप थी, हमने जब पार्टनरशिप की तो हमने उसमें एक आर्बिट्रेटर क्लास डाली कि भाई ये जो हमारा फैसला होगा, हमारा कोई इशू आता है या हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम क्या करेंगे, किसी कोर्ट में रेफरेंस नहीं लेके जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। अब देखो, अब आर्बिट्रेटर जो थर्ड पर्सन है वो कौन अपॉइंट करेगा? मतलब अगर तो आप चाहते हो कि भाई वो तीसरा बंदा ना मैं चूज करूंगा ना आप चूज करना, क्यों भाई, हो सकता है वो तीसरा बंदा आप 22 रख लो। देखो तीन तरीका कार होते हैं। पहले नंबर पे तो जब भी हम आर्बिट्रेटर क्लास डाले उसमें आर्बिट्रेटर का नाम रख दे कि भाई ये बंदा हमारे दरमियान साल से या किरदार अदा करेगा, ये तो आपने लिख दिया। फिर अगर आपके दरमियान कोई कंफ्लिक्ट आता है तो आप उससे फैसला करवा सकते हैं, वो आपका आर्बिट्रेटर है। एक तरीका ये है कि आप दोनों ने कहा कि हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने जा रहे होंगे तो फिर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से उसे अपॉइंट होना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम दोनों में से कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना करें बल्कि एक तीसरा बंदा रखते हैं जो वो थर्ड बंदा अपॉइंट करेगा किसी आर्बिट्रेटर को। मिसाल के तौर पे मेरी और आपकी पार्टनरशिप है, हम आर्बिट्रेटर क्लास डालने जा रहे हैं, हमने कहा जी साल से किसे रखे, मैंने कहा जी मैं नहीं बता सकता और ना ही आप बताएं। हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो दोस्त तीसरा है बिलाल है, हम उसको कहते हैं कि वो कोई सालसी बंदा ढूंढ के लाएगा और हमारे पास रखेगा। तो इससे क्या होगा कि हमने बिलाल को अथॉरिटी दी कि वो हमारे ऊपर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सके। तो एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड बाय द थर्ड पार्टी। तो द पार्टी to an arbitration agreement may agree that any reference under the agreement shall be to an arbitrator or arbitrators to be appointed by a person designated in the agreement। हमने थर्ड पार्टी अपॉइंट की है, कौन सी, बिलाल को, कि भाई ये जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। तो ये एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज डाली जा सकती है। क्लियर है ये क्लॉज बच्चे? जी सर। ओके। उसके बाद वो कहता है कि अथॉरिटी ऑफ द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर इररिवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट। कि अगर एक बार आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया तो फिर आप उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, फिर आप ना उसे रिमूव कर सकते हो, ना निकाल सकते हो, ना उसके फैसले के ऊपर आप कोई एतराज कर सकते हो, ना आप उसके फैसले को निगलेक्ट कर सकते हो, आप उसको किसी किस्म का इनकार नहीं कर सकते। एक्सेप्ट अगर आपको लगता है कि मामला ज्यादा ही खराब है तो आप कोर्ट के पास जाए, कोर्ट उसकी अथॉरिटी को खत्म कर सकती है। मतलब
कोर्ट फैसला दे सकती है कि ये आर्बिट्रेटर जो है इसको रिमूव करके दूसरा आर्बिट्रेटर लगा दिया जाए। आप खुद नहीं कर सकते। इररिवोकेबल का मतलब होता है बेटा जिसको कैंसिल ना किया जा सके, जिसे रिवोक ना किया जा सके। तो लिहाजा वंस an arbitrator is appointed, its authority can't be revoked by the parties to the reference except by the order of court. Clear है? जी सर। आप उधर जल्दी बोल दिया करो, मेरी अंग्रेजी इतनी होती है, मुक जाती है एक प्रोविजन के बाद। ओके तो बस यही होती है, इतनी मैंने सिखाई हुई है, इसी पे दोबारा चल रहा है अपना, तो हम ज्यादा के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। आर्बिट्रेटर के पास पावर क्या होती है? एडमिनिस्टर द ओथ टू द पार्टीज, के भाई जो गवाहन है, ये जो रेफरेंस में पार्टीज हैं उनसे ओथ ले सकता है। मतलब क्या है कि भाई उनसे क्या यार। ओके यहाँ हमारी अच्छी तैसी फिरी पड़ी है मर्दों की कि भाई मईशत के हालात है, फैमिली के हालात है, फाइनेंस के पंगे है, तालीम पूरी नहीं हो रही, सेटलमेंट नहीं हो रही, जॉब नहीं है, बिजनेस को भी डेवलप कर रहे हैं। और पता है हमारे घर वालों को क्या टेंशन है? मुझे मैसेज आया, हम ब्रोस बनवाने जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाह हम क्या बनवाने जा रहे हैं? ब्रोस, आई ब्रोस। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये मुझे मैसेज आया, मैं ऊपर बैठा हूँ, मेरे घर के नीचे अंदर बैठे, तो उनको इस टाइम सबसे बड़ी उनकी प्रायोरिटी ये चल रही है। चले जी कोई नहीं, अल्लाह ताला खुश रखे, इतने हैरान उनको करके देने वाले तो ये कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या होती है? पहली अथॉरिटी ये होती है कि वो पार्टीज टू द रेफरेंस और विटनेसेस जितने भी आएंगे वो उनसे ओथ ले सकता है। स्टेट अ स्पेशल केस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट और ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, कि भाई देखो आपने कोई केस लेके गए आर्बिट्रेशन के पास, आर्बिट्रेटर उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया है। मुझे बताएं बेटा, हमने शुरू में एक चीज डिस्कस की थी, मैं आपसे फिर पूछता हूं, मुझे रिवाइज कराएं कि हमारे यहाँ 3 इदारे हैं, पार्लियामेंट, कोर्ट एंड पुलिस। इनको हम जुडिशियल इदारे कहते हैं, या हम इनको लीगल बॉडीज कहते हैं, जुडिशियल बॉडीज कहते हैं। पार्लियामेंट का क्या काम होता है? कानून साजी। लॉ मेकिंग, शाबाश। कोर्ट का क्या काम होता है? सर इंसाफ देना, दिलाना या देना। इंसाफ देना है, इंसाफ मिल रहा है? इंसाफ कैसे देगी भाई अदालत? सर हाँ जी, किसी ये को शुरू भी में ना। हमने पहले चैप्टर में किया था। वेले लोगों, अब 50-50% से ऊपर सिलेबस कवर करने वाले, और अभी तक आपके ये हालात। बेटा इनका काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस का क्या काम होता है? अमल करना, जो जजमेंट दे वो। शाबाश, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो लिहाजा कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। अब मसला ये हुआ कि हम आर्बिट्रेशन में गए, आर्बिट्रेटर बैठे थे, और हम किसी कोई ऐसी लीगल प्रोविजन आई है, कोई ऐसा लॉ का मसला खड़ा हो गया कि अब वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जो आर्बिट्रेटर है वो क्या कर सकता है? वो उस मामले को कोर्ट में भेज सकता है कि भाई कोर्ट जो है इस लीगल मैटर के ऊपर अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करे। तो वो किसी केस को कोर्ट को सबमिट कर सकता है एज अ स्पेशल केस बना के। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये अवार्ड दे सकता है, मतलब फैसला अपना सुना सकता है। कंडीशनल भी हो सकता है या अल्टरनेटिव, मतलब किसी कंडीशन को अटैच करके भी हो सकता है, ये मेरा फैसला ये अगर यूं हो गया तो कंडीशनल और अल्टरनेटिव अवार्ड दे सकता है, मतलब एक से ज्यादा फैसले भी दे सकता है किसी एक मामले के ऊपर। उसके बाद करेक्ट अवार्ड एनी क्लरिकल मिस्टेक, कि भाई अगर उसने फैसला दिया और उसके बाद किसी किस्म की कोई गलती है उसके अंदर, तो वो उसको ठीक भी कर सकता है, एरर ओमिशन को क्लियर भी कर सकता है। और इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर administer to any party to the arbitration such interrogatories as may in the opinion of the arbitrator। तो भैया जो interrogatories इन्वॉल्व होते हैं, जो पार्टीज टू रेफरेंस हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकता है, मतलब उनकी निगरानी कर सकता है, उनके मामला को कंट्रोल में ले सकता है, और उनसे इंटेरोगेशन वगैरह भी कर सकता है। तो लिहाजा आर्बिट्रेटर की पावर क्या है? सबसे पहले उनसे ओथ ले सकता है, केस को स्पेशल करके किसी कोर्ट में सबमिट कर सकता है, ओनली फॉर क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखो 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ।
जी जी सर। दो चीजें होती हैं जिनको प्रूव करना होता है कोर्ट में अंदर। मिसाल के तौर पे कि भाई एक मर्डर हुआ, अब वहां पे जनाब जी क्या उसको सजा देनी है, तो सबसे पहले फैक्ट्स को देखा जाएगा कि क्या गिल्टी है या नहीं है। मिसाल के तौर पे फैक्ट क्या है कि भाई क्या ये बंदा वहां पे मौजूद था या नहीं था, नंबर वन ये फैक्ट है। दूसरे नंबर पे क्या आला कत्ल बरामद हुआ या मर्डर वेपन जो है वो बरामद हुआ, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट अगर ये दोनों प्रूव हो तो फिर ये देखा जाता है कि जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसको इस बंदे की डेथ से क्या फायदा पहुंचने वाला। अगर फायदा पहुंच रहा है तो फिर उसके ऊपर शक जाता है, नहीं तो कोई शक नहीं जाता। तो लिहाजा ये होते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है कि हाँ अब लॉ जो है इस तरह के केस के ऊपर इसको क्या सजा देता है। कोई कहता है जी उम्र कैद की सजा देता है, कहते नहीं जी ये लॉ वाली प्रोविजन इसके ऊपर नहीं अप्लाई होती, ये दूसरी होती है। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। तो लिहाजा ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो उसके ऊपर किसी केस को अदालत में सबमिट किया जा सकता है, अपना फैसला दे सकता है, फैसले में गलती दुरुस्त कर सकता है और जो पार्टी टू द आर्बिट्रेशन है उनको एडमिनिस्टर कर सकता है। क्लियर है? जी सर। ओके अगला क्या है, पार्टीज टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर और रेफरेंस। वो कहते हैं कि किसी भी केस के अंदर जो पार्टीज हैं, मिसाल के तौर पे हमारा और आपका मेरा हमारा कॉन्फ्लिक्ट आया था, तो हमने क्या किया, हम पार्टी से अब आर्बिट्रेशन में चले गए। तो वो कहता है वेर इन एनी सूट ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड एग्री दैट एनी मैटर इन द डिफरेंस बिटवीन देम इन द सूट शैल बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन। दे मे एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अप्लाई इन राइटिंग टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर। देखो हुआ क्या, आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ, हमारी पार्टनरशिप थी, हमने उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लाज नहीं डाली, मतलब हम किसी किस्म का सालसी नहीं रखना चाहते थे। हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आया तो हम अदालत में चले गए। जब हम अदालत में गए तो तब हमें अंदाजा हुआ कि यार ये तो बकवास है, और हम यहाँ पे इंसाफ लेने आए हैं और हमारी बाट लग गई है, वकीलों की फीसें भर भर पागल हो रहे हैं, यहाँ तारीख पे तारीख मिल रही है, इतनी लीगल टेक्निकलिटीज है, आना पड़ रहा है जाना पड़ रहा है, उसे खिलाओ, पुलिस इन्वॉल्व है, यार ये बड़ा बकवास काम है। तो 8 साल तक केस हमारा चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कोर्ट से ना आर्बिट्रेशन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो कहता है कि देखो कोई भी पार्टी अगर उनका केस किसी अदालत में चल रहा है और वो चाहते हैं कि इसको आर्बिट्रेशन में लेके जाए, तो अदालत का फैसला आने से पहले पहले वो अदालत को दरखास्त दे सकते हैं कि हमारा केस आप आर्बिट्रेशन को शिफ्ट कर दें, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इंसाफ प्रोवाइड कर लिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो वैसा कर सकते हैं, लेकिन फैसला आने से पहले, फैसला आने के बाद नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, ये सिर्फ सिविल लॉ के अंदर आता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर ये नहीं आता। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर क्लियर है। ओके गुड, हो गया। अगली हेडिंग देखते हैं, लॉजिक। एग्जाम्पल पढ़ो, इसको एग्जाम्पल पढ़ो। आगे सर समझ पढ़ ली। वाह मुसलमानों मुबारक को, फिर तो चलेगी। तो ये हमारा चैप्टर 18 एंड हो गया। अब मुझे बताएं कि इसका टेस्ट कब देना है, संडे को देना, कब क्या है, संडे को टेस्ट है इसका, तीनों चैप्टर्स का संडे को टेस्ट होगा। बिल्कुल सर, इन तीनों का आपको संडे को मिलेगा टेस्ट इंशाल्लाह। मुझे मेरी मिलना तैयारी चाहिए भी। और मुझे पार्टनरशिप का भी मिलना चाहिए भाई, उसको भी नहीं छोड़ने वाला मैं, मुझे याद है। मैं कह रहा हूँ मैं आखिरत में आपका बिल्कुल दरबार सर, पकड़ लूंगा, आपने ना दिया तो। यहाँ यहाँ के बाद वहीं का ही होगा। मैं कह रहा हूँ मैं क़यामत में आपका दरबार पकड़ूंगा अगर आपने ना दिया तो। बिल्कुल सर, क़यामत के दिन हाँ पकड़े। ये फैसला हमारा रह गया। ओके कल हम इंशाल्लाह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके 2 चैप्टर हैं, उसके ऊपर हमारे बामुश्किल 5 लेक्चर्स लगेंगे। इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट आप कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करने के बाद हमारा 75% सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रह जाएगा इंशाल्लाह, वो फिर पढ़ते रहेंगे और पीछे से रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होना है। तो होपफुली इस बार उसमें अच्छा रिस्पांस रहेगा। आप लोग भी मतलब इसको प्रमोट करें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर जो है वो सीए में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप बदला ले सकते हैं पुप्पो के बेटे से, आप पुप्पो को सीए में एडमिट करा दो, जान छूट जाएगी। ओके तो उसको बोलो सीए में चुगलियां शुगलियां करने का बड़ा मौका मिलता है, तो आप उनको एडमिट करा दें, आपकी जिंदगी बड़ी सुकून में होगी, पुप्पो को फिर आपकी जासूसी का टाइम ही नहीं मिलेगा।
तो बेचारी अपने रोले रोएगी जी कि आपकी जासूसी जी करेगी। सर, उन्हें भी तकलीफें पहुंचेंगी। ये बंदा बदला लेने का सही तरीका है, उसको हाँ सीए ना, में गिरा दे और नहीं तो कम से कम उसके बेटे को तो कराओ ना यार। बंदा। भाई जिस जोग्य है वो तो करे ना। बिल्कुल हम सर। हम पढ़ी लिखी दुश्मनी निभाएंगे। चलो बेटा, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, जी सर। तीनों चैप्टर क्लियर हुए? कहीं पे किसी किस्म की कंफ्यूजन या कहीं पे आपको लगा हो कि हम एक्सप्लेनेशन में लैग कर गए हैं, कहीं पे आपको लगा हो कोई इस तरह की कमी रही हो? नो सर, मैं तो तीनों बड़े अच्छे तैयार कर रहा हूँ, बड़े मजा आ रहा है। इतवार को तो टेस्ट देंगे सर। चलो जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।